हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 19वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1927 से लेकर के 1937 का जो काल था वो जो है लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, और ये अगर चरण में पूछे तो ये द्वितीय चरण था। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि लोक प्रशासन के किस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो दूसरे चरण को। ठीक है, और दूसरा चरण कब से कब था तो 1927 से लेकर के 1937 तक। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का पहला चरण कब से कब तक माना जाता है? पहला चरण पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। पहला चरण जो था 1987 से लेकर के 1926 तक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कुल कितने चरण थे इसमें हम लोग देख लेते हैं। लोक प्रशासन का जो विकास था, पहला चरण जो था 1987 से लेकर के 1926 तक। ठीक है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म जो है वो 1887 ही माना जाता है। ठीक है, तो 1887 से लेकर के 1926 तक पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है 1927 से लेकर के 1937 तक। तीसरा चरण है 1938 से लेकर के 1947 तक। चौथा चरण है 1948 से लेकर के 1970 तक। पाँचवां चरण है 1971 से 1990। छठा चरण है 1991 से अब तक। ठीक है, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो चरण था इसको लोक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसका पहला का क्वेश्चन हम लोग यही सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और चरण याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि चरण में कई बार चरण से पूछता है कि ये 1951 से लेकर के अब तक का लोक प्रशासन का कौन सा चरण रहा है, तो सबसे अंतिम और छठवां चरण रहा है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज एलिस्का। ठीक है, जॉर्ज एलिस्का ने इस पुस्तक का रचना किया था। कब? 1997 में, 1957 में। ठीक है, 1957 में। तो ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण मेमन समिति। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण मेमन जो थे पूर्व भारत रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1957 से लेकर के जो है 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, और इन्हीं के सिफारिश पर जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बर्नार्ड बारूच ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बर्नार्ड बारूच ने। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है दो गुटों में बट गया था। पहले के नेता थे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा का नेता था जो है सोवियत संघ। ठीक है, दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंधों को जो है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे जो है उष्ण शीत के रूप में भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, बर्नार्ड बारूच के द्वारा जो है शीत युद्ध का प्रयोग किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय का कारण था। ठीक है, इस व्यवस्था का उदय जो है 1990 में, ठीक है, उस 1990 के बाद प्रारंभ हुआ, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तब। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में पूछा है कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद किस व्यवस्था का जो है आविष्कार हुआ था,
तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आविष्कार हुआ था, ठीक है, सोवियत संघ का उसमें विघटन हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है नीचे से योजना बनाना? तो तृणमूल लोकतंत्र का, ठीक है, तृणमूल लोकतंत्र का जो योजना है वो नीचे से योजना बनाना उसका प्रमुख हिस्सा रहता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो कितने वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन में ए में है 25 वर्ष, बी में है 30 वर्ष, सी में है 35 वर्ष, डी में है 18 वर्ष। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही बी हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और विधानसभा में 25 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, विधान परिषद में 30 और विधानसभा में 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय जो है विवाह तथा विवाह विच्छेद। समवर्ती सूची का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का सहभागिता होता है, ठीक है। तो वर्तमान में इसमें समवर्ती सूची में पूछा जाता है कि कुल कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 52 विषय हैं, ठीक है। मूलतः जब बना था उस समय 47 विषय थे, इसमें जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। प्रारंभ में 47 थे, वर्तमान में 52 है, ठीक है। और समवर्ती सूची में जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया हो गया, सिविल प्रक्रिया हुआ, विवाह हुआ, तलाक हुआ, श्रम कल्याण हुआ, बिजली से संबंधित हुआ, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है विवाह तथा विवाह विच्छेद भी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है, तो कौन कहा था? तो इसको कहा था मार्गेंथाउ ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक नमनीय और लिखित संविधान पाया जाता है, अलिखित है, ठीक है। यहाँ पे अलिखित और नमनीय संविधान कहाँ पे पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे ग्रेट ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, ठीक है, और नमनीय भी है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, तो ये तो नहीं है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, ये नहीं है, ठीक है। और सब देख लीजिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NEO का नेतृत्व, तो ये है, ठीक है। राष्ट्रसंघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ये भी है। परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, ये भी है, ठीक है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों के बीच प्रजातांत्रिक आंदोलन शुरू करना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, तो सही है। यानी उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि ये उपयुक्त सभी तथ्य जो हैं सही हैं। तो प्रश्न के अनुसार से ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग जो है वो सामाजिक परिषद है, सामाजिक व आर्थिक परिषद है, ठीक है। प्रमुख 6 अंग माने गए हैं, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद भी उसमें आता है, ठीक है। और इसमें जो है आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं, ठीक है, 54 सदस्य होते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा है कि
आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है और जुलाई में जिनेवा में होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये तो जरूर याद रखिएगा कुल कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा सामाजिक परिषद में, तो 54 सदस्य होते हैं। ठीक है, और यह एक प्रधान अंग है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। 51 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो समानता के विचार से संबंधित है। ठीक है, समानता ही संरक्षण को संरक्षण देता है। ठीक है, समानता ही संरक्षण देता है, तो उसके विचार किसमें समाहित हैं? तो समानता के विचार में समाहित है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।